वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमारा चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं निर्देशांक के बारे में। तो निर्देशांक को पढ़ने से पहले हमें इन कुछ बिंदुओं को जानना पड़ेगा कि ये बिंदु क्या होते हैं और कैसे ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचते हैं इस तरह से। जब यहाँ पर हम एक सीधी रेखा इस तरह से खींचते हैं तो आपने इस प्रकार की रेखा को जिस पर संख्याएं, यदि हम यहाँ पर संख्याएं लिख दें तो इस प्रकार की एक रेखा जिस पर संख्याएं अंकित हों उसे संख्या रेखा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से खींचकर यदि इस पर एक दूसरी ऊपर से एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं इस बिंदु को हम 0 मान लें और उसके बाद में इससे समान दूरी पर 1, इसके बाद दाईं तरफ हम चलते जाएंगे तो ये 2, यहाँ पर 3, ये 4, यहाँ पर 5, ये होगा 6 और इसी तरह लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद इधर देखें हम तो यहाँ होगा -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ होगा -4, यहाँ होगा -5 और यहाँ होगा -6। इसी प्रकार यह संख्याएं भी लगातार इधर चलती रहेंगी। जिस प्रकार हमने यहाँ दाईं तरफ प्लस की धनात्मक संख्याएं लिखी हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी हैं, उसी प्रकार से यहाँ ऊपर की तरफ जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। जैसे 1, यहाँ पर 2, ये 3 होगा, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार से नीचे की तरफ की जो संख्याएं होंगी वो होंगी ऋणात्मक। जैसे यहाँ से -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5 और उसके बाद -6 और ये संख्याएं लगातार और भी आगे चलती हुई जाएंगी। तो यहाँ इस तल को इस प्रकार की जो संरचना तैयार होती है जिस पर दो संख्या रेखाएं होती हैं, जिस पर दो संख्या रेखाएं जो एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काट रही हैं, तो इस बिंदु को यहाँ पर दिए गए इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु कहा जाता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। जैसे O से भी लिखा जाता है तो मूल बिंदु को लिखेंगे हम O। इसके बाद में यहां पर जो ये दो लाइन खींची गई थी, एक ऊपर से नीचे खींची गई है जिसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है और एक बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं खींची गई है जिसे क्षैतिज कहा जाता है। तो ये जो रेखाएं होती हैं इनको एक नाम दिया जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं एक्स अक्ष। इस अक्ष को, इस सीधी रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और यहां पर इस पूरे एक्स अक्ष पर दाईं तरफ का जो मान है वो धनात्मक होता है, तो इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। और इधर की तरफ यहां पर जब इसे इधर लिखा जाता है तो यहां लिखते हैं एक्स डैश या फिर -x अक्ष, और इसके बाद में इसको या फिर -x भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ऊपर की तरफ की जो रेखा होती है, यहां जो ऊपर की तरफ जाती है उसे कहते हैं बाई अक्ष, और इसके बाद जब ये नीचे की तरफ जा रही होती है इसे कहते हैं बाई डैश अक्ष, और यहाँ बाई डैश अक्ष को -बाई अक्ष भी कहा जाता है। अब इसके बाद में जो ये संरचना पूर्ण रूप से तैयार हुई है इस संरचना को कहा जाता है कार्तीय तल। एक ऐसा तल, ध्यान रहे ये एक प्लेन, ये एक समतल सतह है, तो समतल सतह पर जब एक्स अक्ष और बाई अक्ष को बना दिया जाता है तो इसकी वजह से बनने वाले तल को कार्तीय तल कहा जाता है। तो इसको नाम लिख सकते हैं हम कार्तीय तल। तो इसलिए यहां पर जो हमने यहां पर लिखा है ये कार्तीय तल ये कहलाता है, और जो हमने मूल बिंदु लिखा था वो हमें कहां मिलता है, एक्स अक्ष और बाई अक्ष के दोनों को एक दूसरे को काटने से बनने वाला बिंदु जो है वो मूल बिंदु कहलाता है। अब यहां मूल बिंदु को हम लिखेंगे, उसके बाद में यहां जो ये प्रत्येक बिंदु है, यहां पर दिए गए प्रत्येक बिंदु 1, 2, 3, 4, 5 ये हमें क्या बताता है, मूल बिंदु से दूरी को अंकित करता है कि मूल बिंदु से दाईं तरफ अगर हम चले एक्स अक्ष पर तो यहां तक की दूरी 1 होगी, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह लगातार ये चलती रहती है। इस दूरी के बाद में यहां हम यदि दाईं तरफ चलें तो संख्या हमेशा धनात्मक होगी, और ऊपर की तरफ चलें तो संख्या कैसी होगी, यहां भी धनात्मक होगी। लेकिन अगर हम बाईं तरफ चलें तो संख्या ऋणात्मक होगी और नीचे चलने पर भी संख्या ऋणात्मक होगी। तो इस प्रकार से यहां पर हमें चिन्ह भी मिलते हैं। लेकिन चिन्ह से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं कि बिंदु क्या है, बिंदु और अक्ष। अब यहाँ एक्स अक्ष जो और बाई अक्ष थे, हमारे पास जो दोनों अक्ष हैं इनके निश्चित बिंदु 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से यहां पर भी बिंदु लिखे हुए हैं, इनको कहा जाता है निर्देशांक। इन बिंदुओं को निर्देशांक कहा जाता है।
इनको निर्देशांक कहा जाता है। निर्देशांक जब भी कभी लिखे जाते हैं तो सबसे पहला निर्देशांक लिखा जाता है एक्स अक्ष का और दूसरा निर्देशांक लिखा जाता है वाई अक्ष का। तो पहले हम एक्स मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी लिखते हैं, कितनी दूरी दी गई है, फिर उसके बाद में मूल बिंदु से वाई अक्ष की दूरी लिखते हैं कि वो कितनी दी हुई है, तो उसे कहा जाता है निर्देशांक। अब ये निर्देशांक जो है ये किसी भी बिंदु के लिए हो सकता है। मान लीजिए हमने एक बिंदु यहां पर मान लिया है कि कोई एक बिंदु यहां दिया हुआ है और इस बिंदु का नाम है ए, तो ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या कहलाएंगे, पहले एक्स अक्ष से दूरी देखते हैं। तो एक्स अक्ष से ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर जब यहां इसे यहां देखेंगे और इसे इधर की तरफ देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो 0 से एक्स अक्ष पर यह बिंदु 4 बिंदु पर दूरी है इसकी, तो ये पहले 4 लिखा जाएगा कॉमा, उसके बाद में वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ कितना है, ये 5 पर है, 1 2 3 4 5 के बराबर में है, तो ये लिखा जाएगा 5। इसी प्रकार से जो ए के निर्देशांक है वो 4, 5 कहलाएंगे। तो यहां पर जो हम निर्देशांक लिखते हैं वो 4, जो 5 है वो क्या होते हैं, मूल बिंदु से दिए गए अक्षों की दूरी होती है, तो इसे निर्देशांक कहा जाता है। अब यहां पर जब हमने निर्देशांक प्राप्त कर लिए तो हमने एक बिंदु को देखा, ए बिंदु जो हमारे पास कहां था, 4, 5 यहां पर दिया हुआ था। तो हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा था, जिसका पहला भाग ये कहलाता है, इसे दूसरा भाग कहा जाता है, ये इसका तीसरा भाग होता है और इसे कहा जाता है चौथा भाग। तो इसका प्रत्येक भाग 1 2 3 4 जो भाग हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना के रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बना के रखते हैं, इन्हें कहा जाता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश जो है वो 90 डिग्री का कोण बना के रखते हैं और चतुर्थांश जो हमारे पास कितने होते हैं, वो 4 पाए जाते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं कार्तीय तल में और प्रत्येक चतुर्थांश एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका अंतः कोण जो है मूल बिंदु पर अंतः कोण जो है वो 360 डिग्री का होता है और एक वृत्त की संरचना बनती है यदि इन सबको एक दूसरे से मिला दिया जाए। इसके पश्चात में यहाँ पर एक्स अक्ष पे देखिए एक बिंदु की बात करें, एक बिंदु को यहाँ ले लें हम ए को, ए पर मूल जो निर्देशांक थे वो 4, 5 हैं। तो पहला निर्देशांक जो है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक कहलाता है। पहला निर्देशांक एक्स अक्ष का होगा जिसमें हम लिख सकते हैं ये पहला, या फिर इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स अक्ष निर्देशांक, और जो दूसरा निर्देशांक होता है उसे लिखते हैं वाई अक्ष निर्देशांक। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहला एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, दूसरा वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। जो एक्स अक्ष का निर्देशांक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है, इसको हम भुज कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको लिखा भी है। भुज किसे कहते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। अगर हमारे सामने सवाल है कि बिंदु ए के निर्देशांक 4, 5 है तो बताइए इसके लिए भुज क्या होगा, तो जो इसके लिए भुज है वो 4 होने वाला है। और कोटि के लिए बात करें तो कोटि क्या होगी, वाई अक्ष का जो निर्देशांक है उसे कोटि कहा जाता है, तो इसमें हम यहां पर लिखेंगे इसे कोटि कहते हैं। तो कोटि जो है वो कितनी होगी, इसके लिए 5 होगी। तो यहां पर प्रत्येक ये कार्तीय तल में प्रत्येक चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही मिलते हैं। और मूल बिंदु जो होता है, अब मूल बिंदु के निर्देशांक पता लगाएं तो देखिए ये कहां पर उपस्थित है, यहां पर 0 है, एक्स अक्ष के लिए भी 0 है और वाई अक्ष के लिए भी 0 है। इस कारण से जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, इसे ओ से लिखा जाता है। तो हम लिखते हैं ओ के निर्देशांक 0,0 हैं, तो इस प्रकार हम कह पाएंगे कि वह क्या होगा, वो मूल बिंदु कहलाएगा जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को आकर काटते हैं। यहां भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 ही होती है। इसके बाद में अब हम बात करें कि यहां इन चारों ही चतुर्थांशों में चिन्ह कैसे काम करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, तो यहां दाईं तरफ पहले चतुर्थांश में यदि हम जाएं तो पहले एक्स का निर्देशांक लिखेंगे जो इधर की तरफ धनात्मक है, यहां पर ये धनात्मक लिखा हुआ है। और इसके बाद में अगर हम इधर की तरफ देखें तो यहां ये ऋणात्मक था, बाईं तरफ ऊपर की तरफ देखें तो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ देखें तो फिर से ऋणात्मक होगा। तो अब यहां पर जो ये धनात्मक था तो हम यहाँ एक्स अक्ष का निर्देशांक धनात्मक है और ऊपर
बाई अक्ष का निर्देशांक भी धनात्मक है। तो पहले जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश में धनात्मक कॉमा धनात्मक ही होगा। तो प्लस कॉमा प्लस यदि किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि वह कहां पाया जाएगा, पहले चतुर्थांश में। दूसरे में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश के लिए एक्स अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक होता है, पहला ये ऋणात्मक है, कॉमा बाई अक्ष का निर्देशांक ऊपर की तरफ है जो धनात्मक होगा। तो इसीलिए इसके निर्देशांक मिलते हैं ऋणात्मक कॉमा धनात्मक। अब आ जाए यदि हम तीसरे पर कि तीसरा जो चतुर्थांश है उसके निर्देशांक कैसे होंगे, तो इसमें एक्स अक्ष भी ऋणात्मक होता है और बाई अक्ष भी ऋणात्मक। तो इसके निर्देशांक ऋणात्मक कॉमा ऋणात्मक ही होंगे, माइनस कॉमा माइनस होंगे। इसके बाद में जब हम चलते हैं चौथे चतुर्थांश पर, तो जो चौथा चतुर्थांश है इसमें एक्स तो धनात्मक लेकिन बाई जो है वो ऋणात्मक होता है। तो इसको लिखेंगे प्लस कॉमा माइनस। तो इस प्रकार से हमारे पास में प्रत्येक चतुर्थांश के लिए उनके चिन्ह भी मिल जाते हैं। यदि हम इनको यहां लिखें, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इस प्रकार से जो चारों चतुर्थांश है उनके निर्देशांक क्या होंगे, इसके लिए प्लस कॉमा प्लस होता है, इसके लिए होता है माइनस कॉमा प्लस होता है, इसके लिए तीसरे के लिए होता है माइनस कॉमा माइनस और चौथे के लिए होता है प्लस कॉमा माइनस। तो इस प्रकार से चारों चतुर्थांश के जो निर्देशांक है वो कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। यदि किसी बिंदु के लिए हमें निर्देशांक पहले से दे दी जाए -4,5, तो अब इसको हम देखना चाहें तो ये कहां मिलेगा, तो इसमें देख सकते हैं पहला निर्देशांक ऋणात्मक है, पहला ऋणात्मक दूसरे और तीसरे दोनों में होता है, लेकिन दूसरा धनात्मक है और दूसरा धनात्मक होता है दूसरे चतुर्थांश में। तो इसलिए ये जो बिंदु है ये हमें कहां मिलेगा, दूसरे चतुर्थांश में मिलेगा। एक चीज और, यदि किसी एक बिंदु के निर्देशांक 0 कर दिए जाएं, यदि एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 हो जाए तो वह बिंदु जो है वो हमें कहां मिलेगा, बाई अक्ष पर उपस्थित मिलेगा, क्योंकि 0 इसके लिए यहां होता है और बाई अक्ष पर ही ये क्या करेगा, बाई अक्ष पर भी पाया जाएगा। जैसे उसके निर्देशांक यदि 0,4 हैं तो कहां मिलेगा, 0 तो एक्स के लिए यहां हुआ और 4 क्या है, प्लस में है, तो ऊपर की तरफ चलना होगा 1 2 3 4, तो वो बिंदु हमें यहां पर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बिंदु क्या कर सकते हैं, इसमें बिंदु ढूंढ सकते हैं जो निर्देशांक दर्शाता है। और निर्देशांक ज्यामिति में ये जो मुख्य बिंदु होते हैं, अक्ष है, बिंदु है, कार्तीय तल है, चतुर्थांश, निर्देशांक, भुज, कोटि और मूल बिंदु, ये सभी हमारे लिए एक आधारभूत जानकारी की तरह होते हैं। यदि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है तो हम निर्देशांक ज्यामिति के सवाल ना तो कर सकते हैं और ना ही उस निर्देशांक ज्यामिति को समझ सकते हैं। तो इसको पहले आप अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप वो ले सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो आइए उसकी हम शुरुआत करें। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है कि कार्तीय तल पर उपस्थित कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को जिस सूत्र से हल किया जाता है उसे दूरी सूत्र कहते हैं। अब ये कैसे, अभी हमने जैसे कार्तीय तल के बारे में बात कर रहे थे, तो जहां पर दोनों अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो वहां पर यदि कोई दो बिंदु बना दिए जाए पहले ही, तो देखिए 2,3 है, दोनों के चिन्ह धनात्मक है, तो ये भी कौन से, पहले तल में होगा, पहले चतुर्थांश में। और यहां पर 4,1 है, ये भी धनात्मक है, तो ये भी कहां होगा, पहले चतुर्थांश में। अब हमें यदि ए और बी के मध्य की दूरी का पता लगाना है तो वो कैसे पता चलता है, इस सूत्र के द्वारा। अब इसमें क्या करना होगा, ध्यान रहे कि पहला जो हम पहला बिंदु लेते हैं, ए को अगर हम पहला बिंदु माने तो पहला अक्षर इसमें जो से 2 दिया हुआ है, तो पहला निर्देशांक जो होता है वो एक्स का होता है, तो ये एक्स कहलाएगा और दूसरा निर्देशांक होता है बाई का। उसी प्रकार से यहां पर भी पहला निर्देशांक एक्स का है और दूसरा वाला बाई का होता है। लेकिन अब हम इनमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पहला और कौन सा दूसरा है, तो इसके लिए पहले वाले निर्देशांकों को 1 नंबर से दर्शाया जाता है और दूसरे वालों को 2 से दर्शाया जाता है। तो ये क्या होंगे, x1 बाई 1 और ये कहलाएंगे x2 बाई 2। इस प्रकार से अब हमें ए से बी की दूरी चाहिए तो हम इस सूत्र से निकालते हैं जो होता है अंडर रूट x2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर माइनस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, इसको सॉरी यहां पर प्लस आएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसको हम सूत्र में रखेंगे इसका मान और तब जाकर इसको हल करके देखेंगे। तो देखिए ए बी बराबर से कितना आएगा, अंडर रूट में लिखेंगे पहले संख्याओं को। तो सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 4 है तो लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना है 2, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद में वर्ग लगा देंगे, इसके वर्ग करेंगे घात 2 होगी। उसके बाद में प्लस और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर होगा क्या, बाई 2 है 1,
यहाँ लिखेंगे 1 और उसके बाद माइनस, फिर कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसकी घात 2 लगा देंगे। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ देखिए हल करने पर क्या आएगा, अंडर रूट का चिन्ह तो पहले ही रहेगा, उसके बाद में 4 में से 2 घटाने पर आता है 2, तो पहले 2 लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ -3 है, तो -3 में 1 जोड़ने पर आता है -2 और -2 का क्या करेंगे, फिर से वर्ग करेंगे। तो इसको अब हम यहाँ आगे हल कर लेते हैं। तो जब इसको आगे हल लिखा जाएगा तो यह आएगा AB बराबर से, यहाँ बीच में अंदर की जो संख्या है वो क्या हो जाएंगी, देखो यहाँ अंडर रूट में रहेगा पहले तो संख्या सभी, अंडर रूट में 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और यहाँ पर -2 का वर्ग करने पर भी 4 ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब -2 का गुणा -2 से किया जाता है तो 2 का गुणा 2 से करने पर तो 4 आता है, लेकिन माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, ये 4 आएगा। तो इसको हम कितना लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस और फिर लिख देंगे 4। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, दोनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो एक जैसी दिखाई दे रही है, तो दोनों में 4 लिखा हुआ है। तो इसको अब आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ लिख सकते हैं हम AB बराबर से, यह आ जाएगा 4 कॉमन और 1 + 1। अगर हम इसको चाहते तो इसको 8 लिख सकते थे, और जो 8 होता है वो क्या होगा, 2 की घात 3 भी लिखा जा सकता था, तो वहां आपको घात को हल करना पड़ता। इससे आसान तरीका आपके लिए ये रहेगा, इसे आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए AB बराबर से, अब 4 जो है, 4 में यहाँ अंडर रूट तो पहले से लगा हुआ है, इसको हल करते हैं तो ये आएगा 4 और गुणा ये आएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएंगे। अब इस पर अंडर रूट लगा देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इनका वर्गमूल निकालना है। तो जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है तो वो वर्गमूल के चिन्ह से बाहर आ जाएगी संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा वो संख्या वर्गमूल के अंदर रहेगी। तो लिखेंगे AB बराबर से, या यहाँ पर आप इसको लिख देंगे 2 √ 2, और उसके बाद में जब इसकी कोई भी हमारे पास इकाई नहीं है, ध्यान रहे दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो दूरी है वो एक लंबाई होती है और लंबाई के लिए इकाई होना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई भी इकाई नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ बाद में क्या लिखेंगे, सीधा ही इकाई लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी ये जो सवाल है यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। अगर आप इसे ऐसा नहीं करना चाहते, यहीं से इसको दूसरे भाग में बदल सकते हैं। दूसरा क्या होगा, देखो AB बराबर से, अंडर रूट में 4 + 4 था, इसको 8 लिख सकते हैं, तो ये आएगा अंडर रूट में 8, और उसके बाद AB बराबर से क्या आएगा, अंडर रूट। अब जो 8 है इसको लिखा जा सकता है कि 2 की घात 3, अब इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा कि AB बराबर से, अब जब अंडर रूट जो होता है ये हमें बताता है 1/2 घात के बारे में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 3 और उसकी पूरी घात कितनी होगी, क्योंकि ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ आएगा 1/2, और हमें पता होना चाहिए कि जब घात के ऊपर घात हो तो वो दोनों घात गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर से 2 की घात 3 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगी 3/2। तो इसमें लिख सकते हैं AB बराबर से 2 की घात 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 घात है। यहाँ पर 1.5 घात कैसी होती है, 1.5 घात का मतलब ऐसा होता है जो आधार दे रखा है, यदि हम 2 को लिखें तो 2 तो 1 घात को दर्शाता है, जो 2 होगा वो 1 घात को दर्शाएगा, लेकिन 2 का जो आधा होगा घातांक रूप में वो क्या होता है, अंडर रूट में 2, क्योंकि आधी घात को कौन दर्शाता है, आधी घात को दर्शाता है अंडर रूट वाला चिन्ह। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं AB बराबर से 2 √ 2। तो और इसके बाद में इकाई फिर से लिखेंगे यहाँ पर हम। तो इस प्रकार या तो आप इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और इससे आसान आपके लिए ये रहेगा, आप इस चिन्ह का इस तरीके का प्रयोग करें जिससे आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। अब एक चीज और आपके लिए कि यहाँ पर आप जो ये सूत्र के बारे में अगर ध्यान दें कि ये सूत्र कैसे काम करता है, तो हम आपको बता दें, जो आपने प्रश्नावली 6 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है ये सूत्र उसी तरीके से काम करता है। यहाँ जो AB है ये कर्ण होता है, और कर्ण को कैसे हल किया जाता है, यहाँ पर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और पूरी संख्या का वर्गमूल। क्यों, क्योंकि ये वर्ग होना चाहिए था कर्ण का। अब हम कर्ण का वर्ग निकालते हैं तभी किसका आता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होगा, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कर्ण निकालना चाहते हैं तो आधार के वर्ग प्लस कर्ण के वर्ग का वर्गमूल कर दिया जाता है। इस कारण से यहाँ ऐसा सूत्र बनता है। तो हमने यहाँ पर एक सवाल आपको करके बता दिया है। इसी प्रकार के अन्य सवाल भी होंगे जिन सवालों को इससे आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। तो अब आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसमें दूरी सूत्र से सवाल जो है वो आप कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक में जो है विभाजन सूत्र। लेकिन इसमें एक चीज और है
कि अगर दूरी सूत्र में आपको जो दूसरा निर्देशांक है, पहला तो बिंदु का दिया हुआ है, यदि दूसरा निर्देशांक 0,0 दे दे, वो कहे कि एक निश्चित बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताइए कितनी होगी, तो क्या करोगे, यहां पर इनमें से किसी भी एक बिंदु को क्या, जैसे मान लीजिए या तो x2/2 को 0 मानेंगे या फिर x1/1 को 0 मानेंगे। तो यहां पर अगर हमने x2/2 को 0 माना तो ये सूत्र किस प्रकार बन जाएगा, पहले ये सूत्र, इसको हम यहां लिख देते हैं, यहां पर देखिएगा ये कहलाएगा O और A बराबर से ये हो जाएगा अंडर रूट में x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा कब, जब मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए किसी बिंदु की। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र को पहले जान लेते हैं कि किसी रेखाखंड को उस पर उपस्थित कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए कि रेखाखंड हमने बना दिया AB, तो इस पर उपस्थित कोई बिंदु है C, उपस्थित बिंदु किस अनुपात में विभाजन करता है। तो यहां पर जो रेखाखंड है ना, इसको यह बिंदु कितने अनुपात में बांट रहा है, जैसे हम क्या मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम माने P अनुपात Q में इसको ये विभाजित करता है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, इसे हल करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र की परिभाषा यही थी। अब यहाँ पर ये अनुपात क्या हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पर अनुपात जो हमने P अनुपात Q माने हैं, इसको माना जाता है M1 अनुपात M2, इनको M1 अनुपात M2 माना जाता है। यहां पर देखिएगा जब M1 अनुपात M2 दिया हुआ है तो दो बिंदु हमारे पास होंगे, जिसमें A के निर्देशांक क्या कहलाएंगे, x1, y1, उसके बाद में B के निर्देशांक होंगे x2, y2। इस प्रकार से अब इसके बाद में हमें जब यहां पर अब C बिंदु के निर्देशांक कैसे पता लगाएंगे, यदि हमें M1 अनुपात M2 दिया हुआ है, दोनों अनुपात यदि दे रखे हैं तो हम कैसे निकालते हैं, x का निर्देशांक निकालने के लिए हम लिखते हैं पहले M1 जो अनुपात में दे रखा है उसे लिखेंगे M1 और गुणा में x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये x के निर्देशांक के लिए। x का निर्देशांक निकालने के लिए सिर्फ x के निर्देशांक ही काम में लेंगे, ऐसा नहीं है कि x के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो हम y के निर्देशांक काम में ले, नहीं, यहाँ पर x के निर्देशांक निकालने के लिए हमें x के निर्देशांकों की आवश्यकता ही होती है, और y का निर्देशांक निकालना है तो y के लिए आवश्यकता होगी, और यहाँ वही सूत्र होगा लेकिन x के निर्देशांक की जगह पर y के निर्देशांक होंगे। देखो कैसे, M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2, ये तब होता है जब हमें x और y के निर्देशांक निकालने हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति दे रखी हो कि यदि हमें अनुपात ही ना दिए जाएं और हमसे बस यहां पर जो ये दिया हुआ है C, इसके निर्देशांक पहले से दे दिए जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर देखिए यदि अनुपात न दिए गए हों तथा बिंदु के निर्देशांक दिए गए तब अनुपात K अनुपात 1 माने जाते हैं। क्या माना जाता है, तो यहां पर M1 M2 जो है वो हम क्या मानेंगे, K अनुपात 1 मानेंगे, और तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे यहां पर K की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हमें K की वैल्यू ढूंढते हैं तो इस x की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यहां जो ये C दिया हुआ है इसके निर्देशांकों को x, y माना जाएगा, तो x की जगह पर इसके x निर्देशांक को रखेंगे, और यहां पर x2 x1 क्या है, x2 ये है और x1 ये कहलाएगा, इससे x के निर्देशांक निकलेंगे, और y के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1, इनको ही काम में लेंगे हम, और उसके बाद में यहाँ पर ये y जो इसके निर्देशांक होंगे उसके y के निर्देशांक को यहाँ पर लिखकर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में यदि एक स्थिति ऐसी आ जाए कि ये जो बिंदु है यहां पर ए बी रेखाखंड को बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ये इसका मूल बिंदु भी मध्य बिंदु भी हो सकता है, या फिर हम कहें जो इसके अनुपात हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 1:1 दिया हुआ है, बराबर ही अनुपात है, तब हम क्या कहते हैं कि अनुपात 1:1 होने पर या मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछने पर क्या करते हैं, इस प्रकार से उसे हल किया जाता है। यह सबसे आसान होगा आपके लिए। क्या करोगे, दोनों x के निर्देशांक निकालने के लिए दोनों के x के निर्देशांकों को जोड़ दोगे और 2 से भाग दोगे, और इसके बाद y का निर्देशांक निकालना है तो y के दोनों ही निर्देशांकों को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे। इस प्रकार से आप किसी भी विभाजन सूत्र से जैसा सवाल आपसे पूछा गया है वैसा उसका प्रयोग करके आप सवाल को हल कर सकते हो। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं कि कम से कम 2 सवाल इनके लिए करके देखें जिससे आप इसको अच्छे से पहचान सकें कि ये सूत्र कैसे काम करते हैं। तो आइए शुरू करें। हमारे पहले सवाल पर वो क्या है कि हमने यहाँ पर सवाल को हिंदी में तो नहीं लिखा है लेकिन आपके लिए लिख दिया है कि a के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, b के निर्देशांक ऐसे हैं, और उसके बाद में अनुपात जो है वो 2:3 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए जब अनुपात दिए हुए होते हैं तब हम M1:M2 मानते हैं, तो यहाँ पर जो 2 है ये क्या कहलाएगा, ये M1 कहलाएगा, और जो 3 है वो कहलाएगा M2। इसके बाद में यहाँ पर जो -1 है ये कहलाएगा x1, और जो 7 है ये कहलाएगा y1। उसके बाद में जो 4 दिया हुआ है ये कहलाएगा
x2 और जो -3 है ये कहलाएगा /2। अब हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है। सबसे पहले x के निर्देशांक पता करने, उस बिंदु को, या हम मान लें कि वह बिंदु जो है वो P है जो P बिंदु है तो P के निर्देशांक क्या होंगे, P के लिए हो जाएंगे निर्देशांक x, y। तो इसके लिए जो x होगा, अब यहाँ पर जो x है, x को कैसे ढूंढेंगे, तो x के लिए पहला सूत्र काम में लेंगे, वो होगा हमारा m1 और x2, फिर उसके बाद में प्लस m2 और x1 बटे m1 प्लस m2। अब इसको देखो यहाँ हल कर लेते हैं। m1 कितना दिया हुआ है, m1 2 दिया हुआ है, 2 लिखेंगे। और उसके बाद में गुणा में है x2 है, x2 कितना है 4 है, गुणा 4, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, प्लस। अब उसके बाद m2 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे, गुणा, और उसके बाद में x1 है, x1 दिया हुआ है -1, और इसके बाद नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। इसको आगे हल करते हैं, तो देखिए आगे हल करने पर 4 गुणा 2 करने पर 8 आता है, और 3 गुणा 1 करने पर आएगा -3, क्योंकि ये -1 है तो -3 और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 -3 बटे ये 3 और 2 5 हो जाएंगे। अब इसे जब हल किया जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, तो जिसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, बराबर से हम x के लिए मान निकाल रहे हैं, तो ये आएगा 8 - 3 बराबर से 5, 5 बटे 5 बराबर से 1 आ जाएगा। तो x का मान तो 1 आ चुका है, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर से 1। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के लिए। अब y के निर्देशांक चाहिए, तो y का निर्देशांक कैसे निकलेगा, इस सूत्र से सूत्र तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें x की जगह पर बस y होगा, तो इसमें लिखते हैं देखिए ये हो जाएगा सूत्र हमारा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। आगे बढ़ाते हैं सूत्र में, m1 कितना दिया हुआ है, पहले 2 गुणा, अब उसके बाद में /2 देखते हैं, /2 कितना है -3 दिया हुआ है। अब उसके इसके बाद में हम आगे लिखते हैं प्लस। अब यहाँ पर जो इस सवाल में हमें दिया हुआ है दूसरा m2 कितना है, 3 दिया हुआ है, पहले 3 लिखते हैं, 3 गुणा, और उसके बाद /1 है 7 यहाँ पर, तो 7 लिखते हैं, और उसके बाद बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3। अब आगे हल करते हैं, 2 का गुणा -3 से करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, 2 गुणा -3 करने पर -6, और उसके बाद 7 गुणा 3 करने पर आता है 21 + 21। अब इसके बाद में इसमें 5 से भाग देना होगा, 21 में से अब हमें 6 घटाने होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y बराबर से 21 में से जब 6 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 15, और बटे 5 है बराबर से आएगा 3, तो y बराबर हो जाएगा कितना हमारा 3। तो हमें y के निर्देशांक भी मिल चुके हैं। x और y के दोनों के निर्देशांक जब लिखे जाएंगे तो वो किसके लिए होंगे, p के लिए, क्योंकि हमने उस बिंदु को p माना है, तो हम लिखेंगे p के निर्देशांक क्या बनेंगे 1, 3। तो इस प्रकार से यदि हमें कोई सवाल दे दिया जाए जिसमें दोनों ही बिंदु हमें दे रखे हैं उस रेखाखंड के, और अनुपात भी हमें दे दिया जाए, तो हम कैसे उसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके निर्देशांकों को निकाला जा सकता है। दूसरा सवाल क्या हो सकता है कि यदि हमें पहले से ही क्या दे दिया जाए, पहले से ही हमें दे दिया जाए कि निर्देशांक यहाँ पर ये दिए हुए हैं, अब हमें क्या निकालना हो, इसके लिए सिर्फ अनुपात निकालना। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, k/1 से। तो इसी सवाल को हम दोबारा से लेते हैं, और अब इसी सवाल को कैसे हल करेंगे, p बराबर से हम यहाँ लिख लेते हैं p बराबर 1, 3 पर वो जो बिंदु रेखाखंड पर उपस्थित है उसके निर्देशांक 1, 3 है। अब हमें अनुपात पता लगाने होंगे, और अनुपात हम पहले से लिख लेते हैं, वो कितने 2, 3 है, या 2:3 है, और यही हमारा उत्तर आना चाहिए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल पर। तो सवाल हमने यही लिया है, अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं नंबर 2 डालकर इस पर। तो p के जो निर्देशांक थे 1, 3 है, तो इसका पहला निर्देशांक जो x का है उसे x रखेंगे, जो दूसरा निर्देशांक y के लिए था उसे y रखेंगे। अब इसके बाद में जब हमें अनुपात नहीं पता तो हम क्या मानते हैं, k/1 मानते हैं। तो हम लिखेंगे माना अनुपात बराबर से k/1। तो k/1 इसके लिए हमने अनुपात मान लिया। जो k होगा वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, m1 कहलाएगा, और जो 1 होगा वो m2 कहलाएगा। या तो हम चाहें तो इसी सूत्र में ये मान रख सकते हैं, अगर इस सूत्र में आप नहीं रखना चाहते तो इसमें रख दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। तो अब देखिए इसमें हम मान रखते हैं, तो x का मान देखिए पहले से कितना है, p के निर्देशांक में x का मान 1 है, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा किसके लिए, k गुणा x2। तो k का मान कितना है, k के लिए तो k रहने देंगे, x2 कितना है, x2 है 4 गुणा 4, और उसके बाद में आगे देखिएगा प्लस। अब यहाँ पर दूसरा जो है x1 कितना दिया हुआ है, x1 है -1, तो इसको ऐसे लिखते हैं।
अब उसके बाद में बटे में लिखेंगे k+1, तो k+1 कितना है, k+1 ही रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे। ध्यान रहे यहाँ दोनों ही पक्षों को एक साथ लेकर चलना होगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करेंगे, तो k+1 का गुणा जब 1 से किया जाएगा तो यहाँ आएगा k+1 जो बराबर हो जाएगा किसके, इसके। तो ये 4 गुणा k करेंगे तो 4 k आएगा, जैसे लिखेंगे 4k, और उसके बाद -1 है यहाँ पर, प्लस के साथ प्लस माइनस दोनों का गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, -1। अब देखिए दोनों पक्षों में k भी दिया हुआ है और एक पूर्णांक संख्या भी है। अब इससे हम क्या करते हैं, इसको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो इस सवाल को आगे कुछ इस प्रकार से हल किया जाएगा, k जो है इस k को इधर ले जाते हैं और इस -1 को इधर लेकर जाएंगे, तो ये बन जाएगा कितना इस 1 को इधर लेकर आ रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये पहले से 1 यहाँ उपस्थित है, +1 हो जाएगा यहाँ पर आकर, बराबर से इधर 4k था पहले, 4k, और ये 1k इधर जाएगा तो ये माइनस का k हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसे हल करते हैं, 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2 बराबर से 4k - k, तो कितना बनेगा 3k। अब इसके बाद k का मान निकालना है, तो 3 जो किस में है, यहाँ पर 3 पहले से हमारे पास कैसा था, गुणा में है, वो भाग में चला जाएगा। तो हम आगे लिखेंगे देन k बराबर से 2/3। अब ध्यान रहे जब भी कभी हम, k का मान तो हमारा निकल गया, 2/3 है, जब भी कभी हम निर्देशांक निकालते हैं, जब हमें निर्देशांक पहले दिए हुए अनुपात निकालते हैं, जो k का अनुपात आता है वही दोनों को दर्शाता है। k का जो अनुपात होगा यही हमें दर्शाएगा कि k के अनुपात से हमें दोनों अनुपात मिल जाएंगे। 2 अनुपात जो 3 है वो इसी को दर्शाते हैं, क्योंकि अनुपात में ध्यान रहे, अनुपात जो है अगर हम अनुपात में लिखें a अनुपात b, ये एक रूप होता है किसका, a/b का। यहाँ पर a/b जो भिन्न होती है उसको एक a अनुपात b में भी लिखा जा सकता है। इस कारण से जो k का मान है, k बराबर से 2/3 है, या हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 2:3। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये निर्देशांक है, ये कैसा निर्देशांक है, 2:3 के लिए उपस्थित होगा। यह बिंदु वहां होगा जहां पर अनुपात कौन सा बनता है, 2:3 बनता है। इसके लिए यदि आप इसके y के निर्देशांक से भी इसे निकालना चाहो, वहां से भी हमें यही हल प्राप्त होगा। जिसके लिए हम क्या करेंगे, आगे इसको अगर हल करना चाहें तो हम k/1 मानकर, ध्यान रहे k/1, क्योंकि भिन्न में इसको परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, k/1, 1 इसको मान सकते हैं, तो k के लिए 2 और 1 के लिए 3 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको देखा भी है। और हमने इसके लिए क्या माना था, m1 और m2 इसको ऐसे ही माना था, तो k/1 ही यह रहेगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, जिसमें हम जानेंगे मध्य बिंदु के बारे में। तो आइए देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रश्न पर। जो अंतिम प्रश्न है वो किसके लिए होगा, 1:1 होने पर या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने हो तो उन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। सवाल है हमारा, a के निर्देशांक दे रखे 2,3, b के हैं 4,5, तो P जो बिंदु इस रेखाखंड पर उपस्थित है वो है P बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y होंगे। तो x, y को हमें ढूंढना है, या तो हम कहें कि वो जो P बिंदु है ये AB को 1:1 में विभाजित करता है, या फिर हम कहें वो इसका कैसा है, मूल मध्य बिंदु है। जब इसका ये मध्य बिंदु है तो इसका जो हम ये ज्ञात करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो हम मध्य बिंदु सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर हम क्या रखेंगे, अनुपात की जगह पर 1,1 रखेंगे, तो हमें यही सूत्र प्राप्त होगा उसके बाद भी। इस कारण से हम डायरेक्ट यही सूत्र प्रयोग में लाते हैं। तो x बराबर देखिएगा क्या होगा, x1 + x2। तो x1 कितना है इसमें, ये इसमें कहलाएगा x1, ये कहलाएगा इसमें y1, ये कहलाएगा इसमें x2, और ये कहलाएगा इसमें y2। तो इसमें देखिए x1 + x2 है, तो इसमें 2 + 4 लिखना होगा, 2 + 4/2 होगा। इसको आगे हल करते हैं, 2 + 4 बराबर से 6 होगा, 6/2 बराबर 3। तो x के जो निर्देशांक है, x बराबर 3 आ जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं y के लिए, y बराबर से कितना होगा, y बराबर होगा y1 + y2। तो y1 कितना है इसमें 3 है, तो लिखेंगे 3 + y2 है 5, ये 5 आ जाएगा /2। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 3 + 5 बराबर से होता है 8/2 बराबर से 4 आ जाएगा, तो y लिखेंगे y बराबर से 4 होगा। और इस प्रकार से जो P बिंदु था, P बिंदु के निर्देशांक क्या बन गए, जो P बिंदु है, P बिंदु के निर्देशांक बन गए हैं 3,4। तो इस प्रकार हम चाहें तो मूल बिंदु के निर्देशांक इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों सवाल, तीनों सूत्रों के लिए एक एक सवाल करके देख लिया है, जिसमें आप इनको दोबारा से पीछे जाकर भी देख सकते हैं। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु पर, जो हमारा अंतिम होगा वो है त्रिभुज का सूत्र। देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है कि यदि कार्तीय तल पर कोई भी 3 बिंदु दे रखे हैं,
जब तीन बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो एक संरचना तैयार होगी और वो संरचना कहलाएगी त्रिभुज की। तो वो कहलाते हैं त्रिभुज के शीर्ष। तो यदि हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक पहले से दिए हुए हों तो उसके बाद में उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है सूत्र की। तो यहाँ पर हमें x1, x2, x3 और y1, y2 और y3 ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ देखिए जो पहले निर्देशांक है, पहला बिंदु जिसको आपने माना है उसके दोनों निर्देशांक x1 और ये कहलाएगा y1, यहाँ पर ये दोनों कहलाएंगे x2 और ये कहलाएगा y2। इसे कहेंगे हम x3 और इसे कहेंगे हम y3। तो इस प्रकार से इसको सूत्र में रखकर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगा सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पहले इसको शुरुआत करते हैं कि कैसे होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले x1 कितना है, -5 है तो -5 लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद y2 - y3। तो देखिए y2 कितना है, y2 है -5। अब कितना होगा -y3। तो y3 कितना है, 2 है तो -2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में अब दूसरा है यहाँ पर x2 कितना है, +3। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा y3 मतलब माइनस, पहले 2 आएगा फिर माइनस। उसके बाद y1 कितना है, -1 है। ध्यान रहे जब संख्या पहले से माइनस की हो और चिन्ह भी माइनस का दे रखा है यहाँ पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1। तो दोनों को जब भी चिन्ह का गुणा करेंगे तब भी क्या होगा, वो प्लस के बन जाएंगे। इस कारण हम इसको पहले से ही प्लस में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा +1। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 प्लस x3। तो x3 कितना है, 5 दिया हुआ है। देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसके बाद y1 माइनस से y2 है तो y1 कितना है, y1 है -1 तो -1। उसके बाद -2 -y2 तो y2 कितना है, -5। माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा +5 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए अब आगे कैसे हल करना होगा। तो सबसे पहले 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब -5 और -2 होते हैं -7 तो यहाँ लिखेंगे -5 गुणा -7, पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा, इसको आगे देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ लिख लेंगे पहले प्लस, फिर उसके बाद 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 गुणा 3 करना होगा, 3 गुणा 3। उसके बाद प्लस, फिर यहाँ देखिए 1 और 5, 1 और 5, ये -1 है, ये प्लस का 5 है तो ये बनेगा प्लस का 4, 5 गुणा 4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 5 गुणा 4 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, इन तीनों जो गुणा दे रखे हैं इन तीनों को हल करना होगा। तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। 5 गुणा 7 करने पर आता है 35, माइनस गुणा माइनस करने पर आएगा प्लस, ये हो जाएगा 35। प्लस में 3 गुणा 3 करने पर आएगा 9 और प्लस 5 गुणा 4 करने पर आएगा 20। तो इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे। अब इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1/2 तो पहले बाहर ही रहेगा, उसके बाद जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 5 और 9 और 0 इनको जोड़कर ये आएगा 4। उसके बाद हासिल 1 और 2 3, 3 और 3 हो जाएगा 6। तो ये आ गया है 1/2 गुणा 64। तो इसको हम आगे यहाँ हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से 1/2 और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 64। 2 से 64 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 32। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से 32। और इसके बाद ध्यान रहे अब हमें इकाई तो नहीं दे रखी थी, जैसा कि हमने लंबाई दूरी वाले सूत्र में भी किया था। तो यहाँ इकाई नहीं दे रखी तो क्या लिखेंगे, इकाई, और उसके बाद में इकाई का वर्ग क्यों किया जाता है, जब भी कभी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो वहां पर उसका जो क्षेत्रफल है वो किस में आता है, वर्ग में ही आता है। इस कारण से हम इसका लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से 32 इकाई वर्ग। अब एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि कोई ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए जहां पर कहा जाए कि जो यहाँ दिए गए शीर्ष हैं वो कैसे हैं, संरेखीय हैं, यहाँ पर जो दिए गए शीर्ष हैं या फिर तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तो हम क्या कहेंगे, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 या फिर 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, संरेखीय उसे कहा जाता है। ध्यान रहे जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ, तो जब इनसे तीनों से एक ही रेखा निकल के जा रही हो या फिर हम कहें किसी एक रेखा पर ही तीनों बिंदु उपस्थित हो तब उन्हें संरेखीय कहा जाता है। इस कारण से यहाँ पर जो ये तीनों बिंदु होंगे
संरेखीय कहलाएंगे और इस स्थिति में कोई भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वहां पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ निर्देशांक ज्यामिति के सभी बिंदुओं को हल किया है अच्छे से, जिसमें हमने लास्ट के बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जान लिया है, एक सवाल भी यहाँ पर हमने हल करके देख लिया है। यदि आपको फिर भी कोई ऐसी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ में, नए चैप्टर में। तो आइए, धन्यवाद।